आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कह रहा है कोई व्यक्ति अपने घर से सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2.5 किलोमीटर दूर बाजार तक पैदल चलता है। उसकी चाल क्या है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और बाजार कितनी दूर है? 2.5 किलोमीटर दूर है। परंतु बाजार बंद देखकर वो उसी क्षण वापस मुड़ जाता है तथा 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर लौट आता है। समय अंतराल 0 से 30 मिनट, दूसरे नंबर पर 0 से 50 मिनट और 0 से 40 मिनट की अवधि में उस व्यक्ति के लिए ए में क्या ज्ञात करना है? माध्य वेग का परिमाण, बी में माध्य चाल क्या है और नोट में क्या बता दे रहा है? बता रहा है कि आप इस उदाहरण से समझ सकेंगे कि औसत चाल को औसत वेग के परिमाण के रूप में परिभाषित करने की अपेक्षा समय द्वारा विभाजित कुल पथ लंबाई के रूप में परिभाषित करना अधिक अच्छा क्यों है। आप थक कर घर लौटे उस व्यक्ति को यह बताना नहीं चाहेंगे कि उसकी औसत चाल 0 थी। तो उस व्यक्ति की औसत चाल 0 थी जो थक कर घर लौटा है। तो कैसे थी, पूरा हम लोग इसको उत्तर में व्याख्या करेंगे। तो इसको देखते हैं। देखिए, व्यक्ति के घर वापस लौटने पर उसका कुल विस्थापन, आप देखिए जैसा हमने बताया था कि विस्थापन न्यूनतम दूरी होती है। तो जब व्यक्ति घर से चला और फिर घर लौट आया तो घर में था और फिर घर में है, इसका मतलब विस्थापित कुछ भी नहीं है। घर में था, घर में फिर आ गया तो विस्थापन 0 हो गया। तो इसलिए कुल विस्थापन 0 है। अब औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय होता है। तो जब विस्थापन 0 है तो औसत वेग भी 0 हो जाएगा। अब भी देखिए, अपने घर से बाजार जाते समय व्यक्ति की चाल v1 कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बाजार से अपने घर वापस आने में व्यक्ति की चाल कितनी v2 है? 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब व्यक्ति के घर से बाजार की दूरी कितनी है? 2.5 किलोमीटर। ये हमको बता दिया गया है, क्वेश्चन में दे दिया गया है। अब देखिए फर्स्ट में क्या है, पहले देख लेते हैं थोड़ा क्वेश्चन। कह रहा है समय अंतराल 0 से 30, 0 से 50, 0 से 40 मिनट की अवधि में, मिनट है, देखिए मिनट की अवधि में माध्य वेग माध्य चाल क्या होगी ये बताना है। तो औसत वेग तो 0 हो गया क्योंकि विस्थापन 0 हो गया। अब चाल के बारे में हमको बताना है। तो अब 0 से 30 मिनट के लिए तो व्यक्ति द्वारा बाजार तक जाने में लगा समय कितना है? 30 मिनट। तो t1 कितना हो गया? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो समय बराबर दूरी बटे 4। तो दूरी कितनी है? 2.5 किलोमीटर और जाने में चाल कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, यानी ये आधा घंटे यानी 30 मिनट में पहुंच जाता है। अतः व्यक्ति अपने घर से बाजार तक t बराबर 0 से t बराबर 30 मिनट में पहुंचता है, क्योंकि 30 मिनट आया है 2.5 किलोमीटर दूरी तय करने में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब देखिए, अब औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय। अब घर से बाजार तक जाने का औसत समय पूछ रहा है, क्योंकि 0 से 30 मिनट में निकालना है। तो 30 मिनट में वो बाजार तक पहुंचता है, तो इसका मतलब उसने 2.5 किलोमीटर की दूरी तय की। और एक विमीय गति में या सरल रेखा में गति में सीधी रेखा में घर से अपने बाजार तक पहुंचा, तो इसका मतलब विस्थापन घर से बाजार की दूरी और वो कितनी है? 2.5 किलोमीटर। तो विस्थापन 2.5 किलोमीटर हो गया अपान कुल समय आधा घंटे है, तो 30 मिनट की बजाय उसने 1/2 घंटा लिखा है, तो ये आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये औसत वेग हो गया। अब औसत चाल देखिए, औसत चाल तो कुल दूरी। अब यहाँ पर देखिए विस्थापन और दूरी एक ही है। क्यों? क्योंकि सरल रेखा में गति कर रहा है, कहीं इधर उधर नहीं जा रहा। तो जितना चला है
घर से उसकी जितना दूरी है वही घर से उसका विस्थापन है। तो यहाँ दूरी भी 2.5 किलोमीटर हो गई, समय आधा घंटे लगा यानी 1/2 घंटे, तो ये आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर देखिए औसत वेग और औसत चाल एक ही है। अब समय अंतराल 0 से 50 मिनट के बीच हम लोगों को निकालना है। तो 0 से 50 मिनट में तो व्यक्ति को बाजार से घर तक लौटने में कुल समय कितना लगा? तो T2 बराबर विस्थापन बटे व्यक्ति को बाजार से घर तक लौटने में लगा समय। अब बाजार से घर तक, तो घर से बाजार 2.5 किलोमीटर है, तो अब बाजार से घर आएगा तो वो भी तो 2.5 किलोमीटर ही होगी। तो विस्थापन हमारा 2.5 किलोमीटर और लौटते समय 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है, तो 7.5 रख दिया लौटने वाली चाल। तो ये आ गया 1/3 घंटा यानी 60/3 यानी 20 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 20 मिनट लगा उसको लौटने में। इसलिए यात्रा में लगा कुल समय कितना हो गया? T1 + T2 घर से बाजार जाने का समय और बाजार से घर आने का समय। तो बाजार तक जाने का समय 30 मिनट, बाजार से घर आने का समय 20 मिनट, पूरा 50 मिनट। तो 0 से 50 मिनट के समय में अगर हमको वेग, औसत वेग और औसत चाल निकालना है, तो इसका मतलब ये है कि इस समय वो व्यक्ति घर से बाजार गया और बाजार से घर लौट आया, तो पूरा 50 मिनट हो गया। तो अब देखिए व्यक्ति द्वारा तय कुल विस्थापन। अब 50 मिनट में व्यक्ति घर से बाजार गया और बाजार से घर लौट आया, तो घर में था फिर घर आ गया, तो विस्थापन उसका 0 हो गया। इसलिए व्यक्ति द्वारा कुल विस्थापन कितना हो गया? 0, क्योंकि व्यक्ति अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट आया, घर में था और बाजार होके घर फिर लौट आया। अब औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय, तो हो गया 0, क्योंकि विस्थापन 0 हो गया। अब व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी 2.5 किलोमीटर दूर है उसकी बाजार, तो 2.5 किलोमीटर गया और बाजार से फिर घर 2.5 किलोमीटर लौटा, तो 2.5 5 किलोमीटर दूरी तय की, तो कुल दूरी 5 किलोमीटर हो गई। अब औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी हमारी 5 किलोमीटर है और कुल समय हमारा 50 मिनट, इसको घंटा में बदलेंगे तो 50/60 कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 50 में 60 का भाग देंगे तो घंटे में बदल जाएगा। इसको सॉल्व किया तो 50, ये आ गया हमारा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 0 से 0 कट गया, 5 से 5 कट गया, ये ऊपर चला गया तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी औसत चाल आ गई। अब 0 से 40 मीटर के बीच में कह रहा है, 0 से 40 मिनट के बीच में, तो व्यक्ति प्रथम 30 मिनट बाजार तक पहुंचने में लगाता है, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यात्रा में लगा कुल समय 40 मिनट, तो 40 - 30 कर दिया, मतलब 10 मिनट। इसका मतलब कि 30 मिनट में वो बाजार पहुंचा, फिर 10 मिनट वापस लौटा, तो 10 मिनट में व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी कितना होगी? दूरी हो जाएगी चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल हमारी लौटते समय देखिए 30 मिनट तक बाजार गया, फिर बाजार से जब 10 मिनट चला तो उस समय 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला है, क्योंकि घर वापस लौटने में 7.5 किलोमीटर थी, तो 7.5 रखा गया। और T3 हमारा 10 मिनट है, तो 10 को घंटे में बदलेंगे मिनट को, तो 10/60 कर दिया, तो यह आ गया 125 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर। तो 1.25 किलोमीटर चला 10 मिनट में। तो कुल विस्थापन कितना हुआ? 2.5 किलोमीटर सीधा चला बाजार तक जाने में और 1.25 किलोमीटर लौट आया। तो घर से कितनी दूरी पर है वही विस्थापन होगा कि घर से कितनी दूरी पर है। तो 2.5 किलोमीटर में अगर ये घटा दिया जो उल्टा चल गया तो निकल आएगा कि कितनी दूरी पर है घर से। तो ये 1.25 घटा दिया तो 1.25 किलोमीटर घर से दूरी है उसकी, यानी यही विस्थापन हो जाएगा, क्योंकि न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। तो ये विस्थापन हो गया। अब औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो कुल विस्थापन हमारा 1.25 है बटे चलने में समय कितना लिखा है 40 मिनट। तो 40 इसको घंटे में बदलेंगे तो 60 का भाग दे दिया, तो ये आ गया 1.25 गुणे 3/2 बराबर 1.875 किलोमीटर प्रति घंटा, इतना आ गया।
अब कुल तय दूरी कितनी आ गई? कुल तय दूरी 2.5 किलोमीटर तो घर से बाजार तक गया और 1.25 किलोमीटर वापस लौटा, तो कुल दूरी 2.5 किलोमीटर ये और 1.25 किलोमीटर ये, तो बराबर आ गई 3.75 किलोमीटर। अब देखिए कुल दूरी में जो वापस लौटा है वो जुड़ा है, क्योंकि पूरा कितना चला वो दूरी है, और विस्थापन में वही देखिए घट गया, क्योंकि विस्थापन का मतलब घर से वो कितना विस्थापित हुआ, तो जितना वापस आ गया, तो अब जहाँ पर है वो घर से दूरी नापी जाएगी, वही विस्थापन हो जाएगा। तो यहाँ पर विस्थापन में देखिए घटाया गया है, लेकिन कुल दूरी में जितना वो चल गया वो इतना वापस भी चला, तो इसको भी जोड़ा गया। इसीलिए औसत वेग और औसत चाल में अंतर आ जाता है। तो अब यहाँ देखिए औसत वेग इतना आया है, जबकि औसत चाल निकालेंगे तो कुल दूरी बटे कुल समय होगा। तो कुल दूरी हमारा 3.75 किलोमीटर है। यहाँ पर देखिए कुल विस्थापन 1.25 किलोमीटर था, तो कुल दूरी 3.75 किलोमीटर है और समय 40 मिनट लगा है। तो 40/60, क्योंकि घंटे में बदलना है, तो बराबर आ गया 3.75 गुणे 3/2, तो ये आ गया किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस सॉल्व करने पर आ गया हमारा 5.625 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इससे आप समझ गए होंगे कि औसत वेग इतना आया है और औसत चाल इतनी आई है। इसका मतलब चाल और वेग दोनों अलग चीजें हैं, क्योंकि विस्थापन और दूरी भी अलग चीजें हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है हमने प्रश्न 13 तथा 14 में औसत चाल और औसत वेग के परिमाण के बीच के अंतर को स्पष्ट किया है। यदि हम ताक्षणिक चाल, ताक्षणिक का मतलब उसी क्षण, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी मीन्स वेग, स्पीड मीन्स चाल। तो यदि हम ताक्षणिक चाल व वेग के परिमाण पर विचार करते हैं तो इस तरह का अंतर करना आवश्यक नहीं होता। क्यों? क्योंकि ताक्षणिक का मतलब उसी क्षण, तो उसी क्षण का मतलब विस्थापन इतना कम होगा कि वही दूरी होगी, इसलिए चाल और वेग में अंतर करना आवश्यक नहीं होता है। ताक्षणिक चाल हमेशा ताक्षणिक वेग के बराबर होती है। क्यों? तो अभी हमने बताया कि जब ताक्षणिक की बात की जाएगी तो वहां पर इतना कम दूरी चलेगा कि वही दूरी ही विस्थापन होगा और इतना समय का अंतर कम होगा, क्योंकि ताक्षणिक में हम 0 से भी कम समय, मतलब लगभग 0 के बराबर समय को लेते हैं, 0 से थोड़ा सा ज्यादा। तो इसको देख लेते हैं। ताक्षणिक वेग को किसी क्षण विशेष पर वेग परिभाषित करते हैं। ताक्षणिक वेग को किसी क्षण विशेष पर वेग परिभाषित करते हैं, जबकि ताक्षणिक चाल औसत चाल का सीमांत मान है, अर्थात उस क्षण विशेष पर दूरी के समय के सापेक्ष प्रथम अवकलन यानी dx/dt, अवकलन का मतलब इंटीग्रेशन के बराबर होता है। जब समय अंतराल अत्यंत सूक्ष्म होता है तब विस्थापन का परिमाण तय दूरी के बराबर होता है, जैसा अभी हमने बताया। अतः ताक्षणिक वेग का परिमाण ताक्षणिक चाल के ठीक बराबर होता है, क्योंकि समय जब बहुत कम होगा, 0 के नजदीक होगा, तो इतना कम दूरी तय की जाएगी कि उसी को विस्थापन कह सकते हैं। इसलिए ताक्षणिक वेग और ताक्षणिक चाल में अंतर करना आवश्यक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है चित्र 1 में ए तथा डी से तक के ग्राफों को ध्यान से देखिए, बताइए कि इनमें से कौन सा ग्राफ एक विमीय गति को संभवतः नहीं दर्शा सकता है। एक विमीय गति को कौन सा नहीं दर्शाता? एक ये हो गया, एक ये हो गया, और 2 यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, ठीक ना। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ए नहीं, मतलब ए ग्राफ जो है, ए ग्राफ जो है ये एक विमीय गति को नहीं दर्शाता है। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसने समझाया है, अब देखते हैं कैसे समझा रहा है। तो ए ग्राफ जो है एक विमीय गति मतलब एक सरल रेखा में गति को नहीं बताता है। अब देखिए यहाँ पर ग्राफ बनाया गया है, इसको x एक्सिस माना गया है,
और इसको एक्स एक्सिस में, मतलब इसमें दूरी बताई गई है, इसमें समय बताया गया है। तो इसको देखते हैं। किसी कण की एक मिमी गति को प्रदर्शित नहीं करता है ग्राफ ए, क्योंकि ग्राफ एक ही समय पर कण की दो स्थितियों को दर्शा रहा है। एक ही समय पर कण की दो स्थितियों को दर्शा रहा है। समय t1 पर कण की स्थिति p तथा q पर तथा समय t2 पर कण की स्थिति r तथा s पर है, जो कि संभव नहीं है। इसको देखते हैं। p और q, देखिए p q से हम यहाँ पर डॉट डॉट लाइन खींचे तो समय t1 होगा, तो यहाँ पर q काट रही है, यहाँ पर t काट रही है। अब ये यहाँ पर p और यहाँ पर q, ये समय स्थिति वाला एक एक्सिस है। तो अगर हम इसको खींचें तो यहाँ पर एक लाइन खींच जाएगी, एक लाइन यहाँ पर खींच जाएगी, जबकि समय वाली में दोनों लाइनें यहाँ से जाएंगी, p वाली भी यहीं से जाएगी, q वाली भी यहीं से जाएगी। इसका मतलब ये है कि उसी समय पर वस्तु q पर भी है और p पर भी है। क्या ऐसा संभव है कि एक कोई वस्तु एक ही समय में दो स्थानों पर हो? संभव नहीं है, इसलिए ग्राफ गलत है। वही कंडीशन r और s पर है। यहाँ से देखिए ग्राफ खींचे तो ये ऐसे चला जाएगा, यहाँ से खींचे तो ये ऐसे चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि t2 समय पर r पर भी है वस्तु और s पर भी है, क्योंकि ये स्थिति वाला, ये स्थिति को बताता है ये अक्ष। तो ऐसा संभव नहीं है कि एक ही समय t2 पर वस्तु r पर भी हो, s पर भी हो, इसलिए ये ग्राफ गलत है। अब ग्राफ 2 देखते हैं। ये देखिए ग्राफ बनाया है, ये इसको देख लेते हैं। अब देखिए बी ग्राफ भी सही नहीं है, इसको देखते हैं क्यों नहीं सही है। किसी कण की एक विमीय गति को प्रदर्शित नहीं कर सकता है, क्योंकि ग्राफ समय t1 पर कण के धनात्मक वेग प्लस v1 को तथा ऋणात्मक वेग माइनस v2 को प्रदर्शित करता है, जो कि असंभव है। अब देखें यहाँ पर, अगर हम देखें तो कह रहा है ये यहाँ पर वेग और समय का ग्राफ है, वहाँ स्थिर समय ग्राफ था, यहाँ पर वेग समय ग्राफ है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये t समय लिया जाए, अगर t1 लिया जाए तो t1 से देखिए डॉट डॉट यहाँ पर एक ये लंब खींच दिया जो t1 से जाता है, तो यहाँ पर दो जगह काट रहा है। इस जो वृत्ताकार चक्कर लगा रही है कोई वस्तु, तो इसको दो बिंदु पर काट रहा है, एक बिंदु पर v2 पर, एक बिंदु पर v1 पर। यहाँ पर वेग धनात्मक लिया गया है, यहाँ पर चूंकि नीचे ग्राफ है इसलिए ऋणात्मक लिया गया है, इसके ऊपर धनात्मक लिया जाता है, नीचे ऋणात्मक। तो यहाँ पर ऋणात्मक है, यहाँ पर धनात्मक है। तो ये इसके कहने का मतलब ये है कि समय यहाँ पर देखिए यहीं पर काट रहा है, v1 के लिए भी v2 के लिए, क्योंकि ये लंब डाला है। तो समय t1 पर कोई वस्तु धनात्मक और ऋणात्मक दो वेगों में नहीं रह सकती। एक ही समय t1 पर या तो धनात्मक वेग होगा या तो ऋणात्मक वेग होगा। तो एक ही समय पर धनात्मक और ऋणात्मक दो वेग संभव नहीं है, इसलिए ये ग्राफ भी हमारा गलत हो गया। अब ग्राफ सी देखते हैं। ग्राफ सी को देख लेते हैं। ये ग्राफ देखिए बनाया गया है। तो ग्राफ में कह रहा है कि ये भी सही नहीं है। क्यों नहीं सही है इसके बारे में देख लेते हैं। ग्राफ सी किसी कण की एक विमीय गति को प्रदर्शित नहीं कर सकता है, क्योंकि ग्राफ कण की ऋणात्मक चाल को प्रदर्शित कर रहा है, जबकि चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती है। इसको देखिए, यहाँ पर देखिए, ये जो है ग्राफ देखिए, यहाँ पर धनात्मक होता है और नीचे ऋणात्मक होता है। ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। देखिए चाल समय ग्राफ है और ये ग्राफ नीचे से जा रहा है। इसका मतलब ये चाल वाली अक्ष पर यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है, और समय वाली अक्ष पर यहाँ पर काट रहा है। तो इस समय पर चाल ऋणात्मक है, क्योंकि ऊपर धनात्मक लिया जाता है और ये हमारा केंद्र बिंदु O है, तो इसके नीचे ऋणात्मक लिया जाता है। तो चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती है, चाल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। इसलिए जो है ये भी ग्राफ हमारा गलत है।
यहाँ पर देखिए बी वाले में वेग था, ये वेग था, चाल नहीं। तो वेग ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें दिशा की स्थिति के हिसाब से वेग बदल जाता है। क्योंकि वेग सदिश राशि है, सदिश का मतलब दिशा सहित। तो अगर पूरब में कोई वस्तु चल रही है तो पूरब को अगर हम धनात्मक लेंगे तो अगर मुड़ के पश्चिम में चलने लगे तो वेग ऋणात्मक हो जाएगा। तो वेग धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन चाल नहीं धनात्मक ऋणात्मक हो सकती है। इसको ध्यान देना, इसलिए ग्राफ गलत हो गया। अब डी वाला ग्राफ देखते हैं। डी वाले ग्राफ में देखिए, ये भी एक विमीय गति को नहीं प्रदर्शित करता है। क्यों नहीं करता उसको देख लेते हैं। ग्राफ डी किसी कण की एक विमीय गति को नहीं प्रदर्शित कर सकता है, क्योंकि ग्राफ प्रदर्शित करता है कि समय t बराबर 0 से समय t बराबर t1 तक पथ की कुल लंबाई बढ़ती है। t बराबर 0 से t बराबर t1 तक कुल पथ लंबाई, यहाँ से देखिए यहाँ तक चला, मतलब यहाँ तक हो गई पथ की लंबाई, ये इतना। क्योंकि इससे अगर हम यहाँ पर लंब डालेंगे तो t1 समय पर वस्तु इतनी दूरी चल चुकी। ओ से मान लीजिए ये कोई पॉइंट x है, कोई पॉइंट x मान लीजिए, तो OX दूरी चल चुकी t1 पर। तो वही कह रहा है कि t बराबर 0 से t बराबर t1 तक पथ की कुल लंबाई बढ़ती है, परंतु समय t बराबर t1 से t बराबर t2 तक घटती है। अब देखें यहाँ से ये वस्तु फिर नीचे की ओर जाने लगी, तो इसका मतलब ये x घट रहा है। कहीं भी अगर यहाँ पर लंब डाल देंगे, यहाँ पर लंब डाल देंगे तो देखिए दूरी घट रही है समय t2 पर। तो पहले बढ़ती है फिर घटती है, जबकि एक विमीय गति में घट नहीं सकती है, परंतु किसी गतिमान कण के द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई समय के साथ कभी नहीं घट सकती है। परंतु किसी गतिमान कण के द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई समय के साथ कभी नहीं घट सकती। पथ की कुल लंबाई अगर एक विमीय गति है तो पथ के साथ कभी उसकी लंबाई नहीं घट सकती है। इसलिए ये ग्राफ भी हमारा सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए t1 तक पथ लंबाई बढ़ती है, फिर t2 तक पथ लंबाई घट रही है। यहाँ पर एक चीज पर विचार करिए बहुत गहराई से। कुल पथ लंबाई लिखा है, अगर ये विस्थापन लिखा होता, अगर ये विस्थापन लिखा होता तो ये संभव हो सकता था। क्यों? क्योंकि कुल पथ लंबाई समय के साथ नहीं घट सकती है, क्योंकि पथ लंबाई तो बढ़ेगी। अगर वस्तु उल्टा भी चलने लगे, मानो सरल रेखा में सीधे चल रही है, उल्टा भी चलेगी तो पथ लंबाई बढ़ेगी, क्योंकि पथ लंबाई हमेशा जोड़ा जाता है। लेकिन विस्थापन अगर होता तो सीधा चलती और उल्टा चलती तो वो घट जाता, वो घट जाता समय के साथ। तो अगर यहाँ पर कुल विस्थापन लिखा होता तो ये ग्राफ सही हो जाता, लेकिन कुल पथ लंबाई लिखी है इसलिए ये गलत हो गया। तो इसको बहुत अच्छे से समझ लेना है कि कुल पथ लंबाई लिखा है तभी ये सही है, क्योंकि समय बढ़ने के साथ विस्थापन तो घट सकता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई वस्तु सीधा चली, मान लीजिए 5 किलोमीटर चली और 2.5 किलोमीटर यहाँ तक फिर वापस आ गई, तो विमा तो एक ही है, एक ही विमीय गति है, लेकिन वापस आने पे विस्थापन घट गया। तो विस्थापन तो घट गया, लेकिन कुल पथ लंबाई हमेशा बढ़ेगी, चाहे यहाँ भी आ जाए, क्योंकि पथ लंबाई तो जुड़ती है। तो इसलिए ध्यान देना है कि अगर कुल विस्थापन लिखा होता तो ग्राफ सही हो जाता, तो इसको ध्यान देना। अब प्रश्न संख्या 17 देखना है। कह रहा है चित्र में किसी कण की एक विमीय गति का xt ग्राफ दिखाया गया है, xt ग्राफ दिखाया गया है। ग्राफ से क्या यह कहना ठीक होगा कि यह कण t बराबर t स्मॉलर देन 0 के लिए किसी सरल रेखा में और t ग्रेटर देन 0 के लिए किसी परवलयीय पथ में गति करता है। परवलयीय मतलब पैराबोलिक, ऐसे इसको परवलय पाथ बोलते हैं या पैराबोलिक इंग्लिश में कहते हैं। यदि नहीं तो ग्राफ के संगत किसी उचित भौतिक संदर्भ का सुझाव दीजिए। तो देखिए यहाँ पर xt ग्राफ दिया है, पता नहीं x विस्थापन है कि दूरी है, अभी किसमें बताया नहीं, लेकिन ये xt ग्राफ है, मतलब दूरी समय ग्राफ है या तो ये विस्थापन समय ग्राफ। और केंद्र बिंदुओं से वस्तु चल रही है और परवलयाकार पाथ बना रही है, मतलब ये
समय वाली अक्ष से दूर जा रही है, मतलब समय घात के रूप में ऊपर बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, जैसा हमने बताया था जब एनसीईआरटी पढ़ाया था। ध्यान करिए, नहीं पीछे फिर पढ़िए। तो जब ये बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा तो ये सीधी रेखा में न होकर के ग्राफ यक्स की तरफ मुड़ने लगेगा। तो यक्स की तरफ मुड़ रहा है। अब यक्स जब बहुत तेजी से बढ़ेगा तो ये ग्राफ फिर टी की तरफ जाएगा, टी की तरफ घूमने लगेगा, तब ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा, इस तरह मुड़ेगा। क्योंकि ये तेजी से बढ़ेगा तो इसको दबाने लगेगा, इधर को भागेगा। तो इसको ध्यान देना है। अब इसको देखते हैं। तो कह रहा है, फिर से देख लीजिए कि चित्र में किसी कण की 1 मिमी गति का एक्सटी ग्राफ दिखाया गया है। ग्राफ से क्या यह कहना ठीक होगा कि यह कण t स्मॉलर देन 0 के लिए किसी सरल रेखा में और t ग्रेटर देन 0 के लिए किसी परवलयी पथ में गति करता है? यदि नहीं तो ग्राफ के संगत किसी उचित भौतिक संदर्भ का सुझाव दीजिए। तो कह रहा है t बराबर 0 से कम है, अगर समय निगेटिव है तो ये सरल रेखा में गति करता है, और t जब ज्यादा है तो ये परवलय पथ में गति करता है। तो कह रहा है ये ठीक है कि नहीं है? अगर ठीक है तो किसी भौतिक संदर्भ यानी कोई भौतिक उदाहरण देकर के हमको समझाइए। तो देखिए नहीं संभव है। क्यों नहीं संभव है, इसको देखते हैं। ग्राफ की सहायता से यह कहना सही नहीं है कि कण समय t स्मॉलर देन 0 के लिए एक सरल रेखा में है तथा समय t ग्रेटर देन 0 के लिए परवलयाकार पथ पर गति करता है, क्योंकि xt ग्राफ कण के पथ की आकृति को प्रदर्शित नहीं करता है। जो xt ग्राफ है ये कण की आकृति को प्रदर्शित नहीं करता है। ग्राफ प्रदर्शित करता है कि कण t बराबर 0 पर x बराबर 0 पर है। कण t बराबर 0 पर x बराबर 0 यानी केंद्र बिंदु पर है। तत्पश्चात x समय के साथ बढ़ रहा है। तत्पश्चात x जो दूरी है वो समय के साथ बढ़ रही है, क्योंकि पथ देखिए ऐसे चल रहा है, अब ऐसे जाएगा तो इसका मतलब दूरी वाली अक्ष में हम ऊपर की ओर ऐसे जा रहे हैं, मतलब दूरी वाली अक्ष में जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे चलेंगे। और इधर भी जा रहे हैं तो इधर समय है, तो इसका मतलब समय भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि आगे भी बढ़ रहे हैं ऊपर भी बढ़ रहे हैं, मतलब समय के साथ साथ हमारी दूरी बढ़ रही है। तो वही बता रहा है। संदर्भ ग्राफ के संगत उचित संदर्भ गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का हो सकता है। तो ये गुरुत्व में मुक्त रूप से गिरती वस्तु का हो सकता है, क्योंकि उसमें देखिए t बराबर स्मॉलर देन 0 तो संभव नहीं है, क्योंकि समय निगेटिव नहीं होता। 0 से कम का मतलब समय निगेटिव, तो 0 से कम तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर देखिए गुरुत्व यानी कोई व्यक्ति 3-4 खंड ऊंची मंजिल पे खड़ा है, वहां से कोई गेंद 0 वेग से फेंक देता है। तो 0 वेग से फेंकता है तो जैसे जैसे नीचे आएगी तो गुरुत्वीय त्वरण के कारण उसका वेग समय के हिसाब से बढ़ेगा, यानी उसमें त्वरण होगा। तो वेग मान लीजिए 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के हिसाब से उसका त्वरण बढ़ेगा, तो उसका वेग प्रति सेकंड बढ़ता जाएगा। इसीलिए ग्राफ सीधी रेखा ना होकर के परवलयाकार है। अब समय के हिसाब से वेग हर बार कई गुना बढ़ेगा, तो समय वाली अक्ष देखिए इधर को मुड़ती जा रही है इस तरफ, दूरी की तरफ। तो ये गुरुत्व में फेंकी गई, मतलब ऊपर से जमीन पर फेंकी गई वस्तु के लिए। तो पहले यहाँ देखिए मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का हो सकता है लिखा है, होता है नहीं लिखा है, क्योंकि जब यहाँ पर वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पे होगी, लेकिन यहाँ t बराबर 0 समय पर ऊंचाई कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ केंद्र बिंदु पर है, मतलब यहाँ पर दूरी 0 है, तो इसका मतलब तो पृथ्वी में पड़ी है। या तो फिर हम ऊंचाई पे जो 3-4 खंड की मंजिल पे व्यक्ति खड़ा होकर के वहां से गेंद फेंके, तो उस ऊंचाई को हम वहां पर 0 माने और जितना गिरे उसको माने कि ये दूरी तय की। तो वहां पर अगर 0 मान ले, फिर गिरे वस्तु जमीन तक आने में जो दूरी तय करे उसको x माने, तब संभव हो सकता है। तो इसको ध्यान देना। अब प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 में कह रहा है कि किसी राजमार्ग पर पुलिस की कोई गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और यह उसी दिशा में 192 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है।
कह रहा है किसी राजमार्ग पर पुलिस की कोई गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और उसी दिशा में 192 किलोमीटर की चाल से चल रही किसी चोर की कार पर गोली चलाती है। मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पुलिस की गाड़ी चल रही है, उसी दिशा में 192 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी चोर की गाड़ी जा रही है और पुलिस चोर की गाड़ी पर गोली चलाती है। तो कह रहा है कि यदि गोली की नाल मुखी चाल 150 मीटर प्रति सेकंड है, मतलब उसकी बैरल से नाल से निकली हुई गोली जो है पुलिस की, उसकी चाल अगर 150 मीटर प्रति सेकंड है तो चोर की कार को गोली किस चाल के साथ आघात करेगी मतलब कितनी वेग से उसको उसमें टकराएगी उसकी कार पे जाके, या कार को लगे या चोर को लगे, जिसको भी लगे। तो पुलिस की गाड़ी की चाल देखिए पी का मतलब पुलिस 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 का गुणा कर देंगे तो 25/3 आ गया मीटर प्रति सेकंड। अब चोर की कार की चाल 192 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये आ गया 192 गुणे 5/18 किया तो 160/3 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब गोली की नाल मुखी चाल कितना है, बैरल से निकली गोली 150 मीटर प्रति सेकंड है। अब देखिए गोली पुलिस और गाड़ी की चाल भी साझा करती है। गोली जो है पुलिस की गाड़ी की चाल भी साझा करती है। तो अब पुलिस की गाड़ी जो चल रही है उसकी चाल और प्लस जो है गोली की चाल, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में, अतः गोली की प्रभावी चाल कितना हो जाएगी, बैरल यानी नाल से निकली गोली की चाल प्लस पुलिस की गाड़ी की चाल। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है इसलिए जुड़ रहा है। ध्यान दीजिए, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं इसलिए जुड़ रहा है। तो 150 मीटर प्रति सेकंड गोली की नाल मुखी चाल प्लस 25/3 मीटर प्रति सेकंड पुलिस की गाड़ी की चाल। तो ये आ गई पूरी गोली की प्रभावी चाल कितनी आ गई, 475/3 मीटर प्रति सेकंड। अब गोली की चाल जिससे वह चोर की गाड़ी से टकराती है, अब गोली की चाल निकालना है जिससे वो चोर की गाड़ी से टकराती है। तो अब इसको ध्यान देना है कि अभी तक गोली वहां से निकल रही थी जिस गाड़ी पे पुलिस बैठी थी, तो दोनों चालें जुड़ गई। लेकिन अब टकराना उससे है जो आगे की ओर भाग रही है, चोर की गाड़ी। तो चोर की गाड़ी कितना चाल से भाग रही है उसको घटा दे तो वो जो है गोली की सापेक्ष चाल निकलेगी। तो वही कह रहा है कि गोली की चाल जिससे वह चोर की कार से टकराती है तो बराबर गोली की चोर की कार के सापेक्ष चाल। अब गोली की चोर की कार के सापेक्ष चाल निकालना है तो VBT यानी बैरल से निकली गोली की चाल चोर की गाड़ी के सापेक्ष बराबर बैरल से निकली गोली की प्रभावी चाल B डैश, क्योंकि पुलिस की भी गाड़ी चल रही थी। तो प्रभावी चाल माइनस चोर की गाड़ी की चाल, तो प्रभावी चाल 475/3 है और चोर की गाड़ी की चाल को घटाया गया क्योंकि चोर की गाड़ी पीछे पुलिस की गाड़ी है, चोर की गाड़ी से टकराएगी तो चूंकि आगे की ओर चल रही है तो उतना घटाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए आप ये कह सकते हैं कि पुलिस की गाड़ी के साथ बैरल गोली की गाड़ी की चाल को यहाँ जोड़ दिए हैं, यहाँ घटा क्यों रहे। यहाँ जोड़ा इसलिए गया है क्योंकि जिस गाड़ी पे पुलिस खड़ी है वहीं से गोली निकल रही है, उसी पे गोली चलाने वाला खड़ा है, वहीं से गोली निकल रही है। जबकि चोर की गाड़ी आगे चल रही है, उसके पीछे पुलिस की गाड़ी है, तो जितने चाल से वो चल रही है उसको घटाएंगे तभी सापेक्ष चाल आएगी गोली की। तो इसको ध्यान देना है। तो ये घटा दिया चोर की गाड़ी की चाल 160/3 मीटर पर सेकंड, तो ये आ गया 315/3 मीटर 3, तो आ गया 105 मीटर पर सेकंड। अतः गोली चोर की कार से 105 मीटर पर सेकंड की चाल से टकराएगी, क्योंकि जो इसकी चाल है प्रभावी चाल गोली की, इसमें चोर की गाड़ी की चाल घटा देंगे क्योंकि उतना स्पीड से तो चोर की गाड़ी भी चल रही है, तो उतना स्पीड इसकी घटाएंगे तो उतने से ये टकराएगी जाकर के। तो ये हमारा 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।